अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। बड़ा शोर सुना, धांधली हुई, ठप्पे लगे, सेलेक्टेड वजीर आजम आए और सबसे ज्यादा शोर उन जमातों की जानिब से आया जिनकी नुमाइंदगी न होने के बराबर थी। APC का प्लान भी हुआ, गो के हो नहीं पाई, लेकिन एजेंडा यही था। सवाल यह है कि कई महीने शोर करने वाले आजकल इतने खामोश क्यों हैं? ऑपोजिशन की सफ़ों में इतना सन्नाटा क्यों है? नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने मामलात को लेकर क्या इतनी उलझी हुई है कि छोटी जमातों की ज़रूरत नहीं, या फिर छोटी जमातों की खामोशी सियासी मौक़ों को ज़ाया तो नहीं कर रही? तासुर ऐसा मिल रहा है कि शायद ऑपोजिशन को आवाम की नहीं सिर्फ अपने मसाइल की फ़िक्र है। मरकज़ में तो तासुर है, लेकिन पंजाब में समझिए कि साबित ही हो गया। अवामी मसाइल पर दस्तो गिरेबा होने वाले, कॉपियाँ फाड़ने वाले, शोर शराबा करके ऐवान सर पर उठाने वाले, ऑपोजिशन हो या फिर हुकूमत, सब एक सफ़ में आ गए। ज़्यादा खुश ना हो, यहाँ भी मसला आपका नहीं अपना ही है कि कम तनख्वाह में काम नहीं होता साहब। फिलहाल अवाम सियासतदानों का मुंह ही तकें कि शायद अवाम की बेहतरी के लिए भी सब एक पेज पर हों। इस मुल्क में अवामी नुमाइंदों से तो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सबको उम्मीद रहती है। कल भी लाखों नजरें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी कि बहरिया टाउन का क्या फैसला आता है। और गुंडागर्दी करने वाले पुलिस एहलकार, ज़रा अपनी रिवायत बदलें। आप अवाम के महाफिज हैं और अवाम आपसे ही महफूज नहीं है। आपके पास असलहा चोर, डाकू, लुटेरों को पकड़ने के लिए है, न कि नोट पकड़ने के लिए। पुलिस की काली भेड़ों को ऐसी सजाएं देना होंगी कि न सिर्फ पुलिस एहलकार अपनी नौकरी से इंसाफ करें, बल्कि अवाम भी उन पर भरोसा करें। और ऐसे लालची एहलकारों की मौजूदगी में तो ये मुमकिन होता दिखाई नहीं देता। आज के अहम टॉपिक्स क्या हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं, पहले वो आपको दिखा देती हूँ। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी इदारों के खौफ से कुछ सियासी पार्टियां अपना वतीरा, अपना तरीक़ाकार बदल देती हैं। हम किस बुनियाद पर खौफ करें? कब कौन इनको समझाएगा कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है और ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है? ऑपोजिशन क्यों खामोश है? घर के भेदी ने लंका ढा दी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर अताउर रहमान का समा को खुसूसी इंटरव्यू, बोले बड़ी जमातों की कमजोरियां मुतहरिक इत्तेहाद में रुकावट हैं। कायदीन को सियासी मुस्तकबिल बचाने के लिए आगे आकर कुर्बानी देनी होगी। कराची, रावलपिंडी और मरी की जमीन के 485 अरब देंगे। बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में नई ऑफर जमा करवा दी। सारी रकम 8 साल में अदा की जाएगी। ऑफर की मंजूरी पर 20 अरब की पहली किस्त अदा करेंगे। अदालत से पेशकश मंजूर करके जेर कब्जा जमीन को बहरिया टाउन के नाम मुंतकिल करने की सदा। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी अमल दरामद बेंच कल फैसला करेगा। आ जाओ, उतार उतार, ये देख, ये सब लाइव चल रहा है। साहिल समंदर पर ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों की मियां बीवी से बदतमीजी, हरासा किया, रिश्वत मांगी। शहरी ने वीडियो बनाई तो असलहा तान लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। जोड़े की बोर्ड बेसन थाने में रिपोर्ट। एडिशनल IG कराची के हुक्म पर 3 एहलकारों को गिरफ्तार करके मुलाजिमत से फारिग कर दिया गया। और अवामी मसाइल हल करवाने हो तो हुकूमत और ऑपोजिशन की नाक मुख्तलिफ समत में होती है। अपनी तनख्वाहें बढ़वाने की बात आए तो एक ज़बान हो जाते हैं। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहें और मराद दुगनी करने का फैसला। बुनियादी तनख्वाह और मराद 83,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का बिल असम्बली में पेश। इन सब खबरों पर बात होगी आज प्रोग्राम में। हम तहरीक चलें, तमाम पार्टियों को इस बात पर आमादा करेंगे। हम बस इस तरह के मैंडेट मुसल्लत किए जाएं और हम ऐसी हुक्मरानी को तस्लीम करेंगे। हम टोटली रिजेक्ट करते हैं इस इलेक्शन को। सब पार्टी बैठ के एक मुश्तरका स्ट्रेटजी अपनाएं। उसूल होता है और उसूल की बुनियाद पर हमारे फैसले होंगे। पाकिस्तान की आवाम एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने के लिए तैयार है। ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये हमें कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई, ये अक्सरियत जाली, इसका वज़ीर आज़म जाली है, नाअहलों के हवाले हुकूमत कर दी गई। अब इस मुल्क को बचाना है। हम दोबारा इंतखाबात कराने के लिए तहरीक चलाए। जानू वज़ीर आज़म नहीं मारा जाएगा। आपकी ख्वाहिश इस मुल्क में कभी पूरी नहीं होने दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। इलेक्शन के फौरन बाद ये बड़ा शोर मच रहा था कि धांधली हुई है, लेकिन
इलेक्शन के बाद धांधली का इतना शोर करने वाले ऑपोजिशन रहनुमा इस वक्त मंजर से गायब हैं और जो नजर आ रहे हैं उनकी ज़बानें खामोश हैं। कहाँ है मौलाना फजलुर रहमान, कहाँ है महमूद खान अचकज़ई और कहाँ है असफंदयार वली जो मुल्क की सियासत से तो दूर हैं लेकिन दिल्ली उनके लिए दूर नहीं है। पाकिस्तान भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश करते हुए दिखाई दिए थे अभी कुछ दिन पहले। छोटी सियासी जमातें सियासी मंजरनामे से कहाँ और क्यों गायब हैं? ऑपोजिशन की सफ़ों में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्यों ऑपोजिशन का इत्तेहाद होने का नाम ही नहीं ले रहा? रुकावटें हैं क्या? ऑपोजिशन जमातें क्यों खामोश हैं? जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर अताउर रहमान ने आज जब समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू दिया है तो उन्होंने बहुत कुछ बताया है। उन्होंने कहा है कि बड़ी जमातों की कमजोरियां मुतहरिक इत्तेहाद में रुकावट है। सुनिए पहले उनकी बात। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, आपने भी जिक्र किया कि हमारे इदारों के खौफ से कुछ सियासी पार्टियां अपना वतीरा, अपना तरीक़ाकार बदल देती हैं और जिस तरह आज उनको जलील किया जा रहा है और नैब के ज़रिए से और सज़ाओं के ज़रिए से, और हम लोग खामोश हैं। तो मुत्तहिदा मजलिस अमल ने इन तमाम सियासी पार्टियों के घर बैठ जाने के बावजूद कौम को मायूस नहीं होने दिया। इस वक्त तक तकरीबन कोई 8 मिलियन मार्च हो चुके हैं। इदारों से आपकी जमात नहीं डरती? बड़ी बड़ी डर के खामोश हो। असल में होता यह है जी कि कुछ कमज़ोरियाँ यकीनन अफराद में भी होती हैं, इंसान में भी होती हैं और उसी तरह हमारे सियासी पार्टियों में भी कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। तो हम किस बुनियाद पर खौफ करें? कब कौन इनको समझाएगा कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह और ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद? इलेक्शंस में क्या हुआ, आप हारे क्यों? वही जो आप जिक्र रहे थे, जिसके पीछे इदारे हों उसके साथ। इदारे हमारे पीछे क्यों नहीं खड़े होते? हमें कहा जाता है कि आपको अमेरिका कबूल नहीं करता। जब एमएमए की हुकूमत बन गई थी केपी में जी, उस वक्त इदारे आपके साथ नहीं? उस वक्त हमने उनको एक बात ये कही थी कि आज भी हमारी वही बात है कि इदारे हमारे रास्ते में रुकावट न बने। पोजीशन आप मिस तो करते होंगे बड़ी जमातों को जो कि डरी हुई है, किसके मतलब लीडर कोई जेल में है, कोई किसी पे तलवार लटक रही है। तो मेरे ख्याल में हमारे अफसोस या मिस करने के बजाय वो लोग सियासी सूरत हाल को मिस कर रहे हैं और सियासी पोजीशन को मिस कर रहे हैं। कौम का जो एतमाद है पॉलिटिकल लोगों पर या पॉलिटिकल लीडर्स पर, शायद इदारे उसको कम करना चाहते हैं। लेकिन बाहर के सियासी कायदीन को सोचना चाहिए कि अगर उन्हें मुल्क और अपना मुस्तकबिल बचाना है तो फिर उनको कुर्बानी देनी होगी और आगे आना होगा। मुस्लिम लीग नून से पिछले कुछ अरसे में आपका काफ़ी आपस में क्लोज रहे, अभी भी हैं, तो कम से कम वो एक बयानिया उन्होंने बड़ा चलाया, खलाई मखलूक फला ये, और बड़ा ज़ोर से नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने, अब खामोश हो गए हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके हो जाए। तो क्या हम ये समझे कि पहले उन्होंने सीढ़ी खुद चढ़ी और सारी जमातें उनके साथ हो गई और आप तो बिल्कुल फ्रंट में थे, तो अब आप उधर हैं तो वो नीचे आ गए हैं? मुस्लिम लीग नून की अपनी एक सियासत है, वो अपनी एक क़ियादत है उनकी, वो अपने उसको मामलात को खुद बेहतर तरीके से समझते हैं और करते हैं और पहले भी करते रहे हैं। और कहाँ कहाँ वो अंगेज हैं, किस किस तरह से अंगेज हैं, क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं, कहाँ कहाँ से पूरी हो रही हैं। घर के भेदी ने लंका ढा दी है। सेनेटर अताउर रहमान कहते हैं कि ऑपोजिशन रहनुमा सियासी सूरत हाल ज़ाया कर रहे हैं। कायदीन को सियासी मुस्तकबिल बचाने के लिए आगे आकर कुर्बानी देनी होगी। सेनेटर अताउर रहमान ने ऑपोजिशन की टेंशन का पोल खोल दिया। छोटी ऑपोजिशन जमातों को बड़ी जमातों से शिकवे हैं, इस पर बात भी करूंगी मैं। लेकिन इस वक्त सेनेटर अताउर रहमान की जो आपने गुफ्तगू सुनी है, तो उनसे जब पूछा गया है कि आप इन मौक़ों को या फिर जो इस वक्त की सिचुएशन है उसे मिस कर रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि मिस हम नहीं करें, बल्कि जो ऑपोजिशन जो बड़ी जमातें हैं वो इस वक्त सियासी सूरत हाल को मिस कर रही हैं। तो ऑपोजिशन में सवाल हम आज यही लेके बैठे हैं कि वजह आखिर क्या है, क्यों जो छोटी जमातें हैं जो पिछले वक्तों में इलेक्शन के फ़ौरन बाद से ऑपोजिशन के साथ रहीं, ऑपोजिशन की बात पर रहीं, लेकिन अब
क्या ऐसी वजह है कि ऑपोजिशन खामोश है? क्या वाकई यही वजह है जो अताउर रहमान साहब बात कर रहे हैं? मुशाहिदुल्लाह खान प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको मैं वेलकम कहूँगी सर। सेनेटर अताउर रहमान कह रहे हैं कि बड़ी जमातों की कमज़ोरियाँ ऑपोजिशन के मुताबिक इत्तेहाद में रुकावट हैं, वाकई ऐसा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इत्तेहाद जो है ना कमज़ोरी और ताकत की बुनियाद पे नहीं होते, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तमाम सियासी इवन मजहबी जमातों तक को जानबूझ के कुछ लोगों ने कमज़ोर रखने की कोशिश की और जहाँ पे भी किसी ने सर उठाने की कोशिश की उसके सर को या कुचल दिया गया या काट दिया गया। तो ताकतवर और कमज़ोर होना ये एक सेपरेट इशू है। इत्तेहाद जो है ये हालात का जबर इत्तेहाद कराता है और हालात उस तरफ जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से, वरना चूँकि अपोजिशन के पास कुछ देने को नहीं होता दीगर अपोजिट पार्टियों को, तो उसमें हालात ऐसे मतलब बनते हैं, हालात का धारा जिस तरफ जाता है उसी तरीके से फिर वो क़ुर्बतें भी बढ़ती हैं और क़ुर्बतें बढ़ने के बाद जो हैं वो एक इत्तेहाद की शक्ल भी इख्तियार कर जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा कठपुतली हुकूमत जो कुछ कर रही है उसके बाद ये टाइम, हम तो ये समझ रहे थे शायद थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन ये बहुत माजी करीब में, मुस्तक़बिल करीब में नज़र आ रहा है। और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी अंदरून खाना भी हो रही हैं और वैसे भी कि ये कुछ ना कुछ खिचड़ी जो है वो पकनी शुरू हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि 2-3 महीने के अंदर कोई ना कोई उसका आउटकम बाहर ज़रूर आएगा। सर, आपने कहा कि जब सर उठाने की कोशिश की गई तो सर कुचलने की कोशिश की गई। किन लोगों ने सर कुचलने की कोशिश की? जिनके ख़ास नुमाइंदे बाबा रहमते भी थे। तो मसला ये है कि ये जो अभी नवाज़ शरीफ जेल में है, नवाज़ शरीफ की पार्टी को ज़बरदस्ती इलेक्शन में हरवा दिया गया, नवाज़ शरीफ को 2017 में वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया। ये यानी कि मतलब गैर हकीकी था ना। 25 जुलाई को तो नवाज़ शरीफ की पार्टी जीत रही थी, नताइज तब्दील करके हरवा दिया गया। इसे ही सर कुचलना कहते हैं ना। तो वो जिन्होंने कुचला है वो सारी दुनिया के सामने है। इमरान खान ने कभी उन्हें अंपायर कहा, कभी किसी ने खलाई मखलूक कहा, कभी किसी ने उसे निकेदा प्यो कहा। इसी तरीके की बातें हैं। वो जाहिर है सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है, पिछले 70 साल से इस मुल्क में क्या खेल खेला जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जमहूरी क़ुव्वतों ने अपनी जद्दोजहद न सिर्फ जारी रखी है बल्कि उसके लिए अजीम शान कुर्बानियाँ भी दी हैं और आज तक दे रहे हैं। इसीलिए वो जो ज़ोफ़ है, वो जो कमज़ोरी है, वो बतदरीज कम होती जा रही है और कहीं कहीं ताकत पकड़ती हुई साफ तौर पे नज़र भी आती है। मुशाहिदुल्लाह साहब, आपने कहा कठपुतली हुकूमत, लेकिन आप ये देखिए कि बहरान हो या फिर अंदरूनी इख्तिलाफात, हुकूमत कुछ ना कुछ करके मामलात को निपटाने की कोशिश कर रही है, मामला निपटा रही है, इत्तेहादियों से राब्ते में है। लेकिन हुकूमत नहीं कर रही। अपोजिशन की सर बड़ी जमातें क्यों छोटी जमातों को भूल गई हैं? नहीं, पहली बात तो यह है कि हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। अभी एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, वो जो उन्होंने फ़िज़ाई हदूद के ख़िलाफ़ वर्जी की, बल्कि हमला किया, दैट वाज एक्ट ऑफ वॉर। उसको भी मतलब कि हुकूमत जो है वो तो उस तरीके से नहीं ले सकी ना, कि किसी ने उसको कंडम नहीं किया पूरी दुनिया में। इवन हमारे OIC के ममालिक ने और इस्लामी ममालिक जिनकी ये गाड़ियाँ चला रहे हैं, ड्राइवर बने हुए, उन तक ने कंडम नहीं किया। ये एक सवालिया निशान है, माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और इसी तरीके से जब कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए अपोजिशन ने आगे बढ़ के अपना किरदार अदा किया और हुकूमत के पास गए तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर, तो वहाँ पे जो वज़ीर आज़म है, हालांकि वज़ीर आज़म का काम था, ठीक है, बन गए, जैसे भी उनको बना दिया गया, लेकिन 7 बजे मीटिंग थी, 8:40 पर वो मीटिंग शुरू हुई और वो नहीं आए इमरान खान। इसका मतलब है उन्होंने उस कौमी इत्तेहाद में तफरका डालने की कोशिश की और फिर जो ब्रीफिंग उन्हें देनी चाहिए थी वो DG ISPR ने और आर्मी चीफ ने दी। तो इससे पता लगा ले कि जी हुकूमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। यानी कि ऐसे मौके पे भी कि जो कोई भी हाकिम होता उस वक्त, जो हालात पैदा हुए थे, तो सबको एक इकट्ठे हो के गो अपोजिशन ने ये कमी ज़रूर पूरी की है, तमाम लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, लेकिन इन्होंने अब कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान दुश्मनों को खुश करने में। उस दिन भी, जिस दिन एक ज़बरदस्त कौमी इत्तेहाद की फ़िज़ा थी पूरे मुल्क में और तमाम सियासी जमातों और लीडरों में, लेकिन उस इत्तेहाद में अगर कोई नहीं था या उसको कोई ख़राब कर रहा था तो उसका नाम इमरान खान है।
कोई और नहीं है, तो फिर इन्होंने क्या किया, मतलब क्यों, क्या इनकी तारीफ और तौसीफ हम करें। लेकिन सर शहबाज शरीफ साहब ने तो उसके बाद जब उन्होंने पार्लियामेंट में बात की थी तो उनके किरदार की, जो उन्होंने अमन के लिए काम किया, उसकी तो तारीफ की थी। इसलिए की थी, वो तो शहबाज शरीफ साहब तो उस मीटिंग में भी गए थे ना। मैं तो यही कह रहा हूं ना, अपोजिशन ही नहीं किया सब कुछ ना, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। उन्हें तो जो कठपुतली, मैं ये जो कह रहा हूं उसको ये कहा जाता है स्टैंड अप, वो हो जाता है स्टैंड अप, उसको कहा जाता है सिट डाउन, वो होता है सिट डाउन। इसकी मिसाल ये है कि पार्लियामेंट में वो जो अभिनंदन जो है उसका वो अपनी तकरीर में तो उन्होंने नहीं कहा, बाद में उन्हें ख्याल आया कि मुझे ये भी हुक्म मिला था, तो फिर खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं इसे छोड़ता हूं। और ये वही मौसूफ है जो कई सालों से शोर कर रहे हैं जी कलभूषण का नाम नहीं लेते। हालांकि कलभूषण को पकड़ के ना सिर्फ उसको सजाए मौत हो चुकी है मिलिट्री अदालतों के जरिए से, वो मिलिट्री अदालतें जिन्हें नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट के जरिए से बनवाया था, वो तो आज तक पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन ये इतने बहादुर हैं कि ये 24 घंटे भी नहीं रख सके, इसलिए नहीं रख सके कि कठपुतली है, और इन्हें जो कहा गया इन्होंने सरे तस्लीम खम किया और फिलफुल उसको रहा गया। हालांकि वो भी हमला आवर था। अगर फर्ज करें वो उसका जहाज ना गिरता, सुने मेरी बात, अगर उसका जहाज ना गिरता तो उसने बम मार के लोगों को मारना ही था ना, उसकी नीयत तो यही थी ना, तो वो तो मारने आया था। तो उसमें और कलभूषण मार चुका था, वो भी पीछे रह के, वो तो सामने भी नहीं आया था। तो फिर ये बातें सारी दुनिया देख रही है। सर सारी दुनिया ये भी देख रही है कि वो पीस के लिए बहरहाल एक कोशिश तो थी, एक स्टेप तो लिया गया था इमरान खान साहब की जानिब से। सर मैं आपसे पूछ ही रही हूँ कि ऑपोजिशन क्यों इस वक्त टेंशन में दिखाई दे रही है, छोटी जमातों से राब्ते ना होने की वजह क्या है मुशाहिदुल्लाह साहब? नहीं, मैं पहले आपके असल में आवाज कट रही है, तो आपने कुछ कहा कि पीस के लिए क्या काम किया, किसने पीस के लिए? सर पीस के लिए जो इमरान खान साहब, जी क्या कहा आपने? वजीर आजम साहब ने सर पीस के लिए ही काम किया ना, इमरान खान ने पीस से मुतासर ना हो। सर नहीं तो उन्होंने क्या किया इसमें, मैं तो कह रहा हूं वो तो मीटिंग में ब्रीफिंग देने भी नहीं आए ना, वहां पे ही फैसला हो गया था अभिनंदन का भी, हर चीज का। उन्होंने क्या किया ये भी तो मुझे बताया ना। और वहां पे उनके जो वुज़रा बैठे थे, किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला, 2 बंदे थे जो उस हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने सारी दी। तो इन्होंने क्या किया मुझे यही तो समझाए। और अगर इन्होंने कुछ किया तो फिर सऊदी अरब ने, यूएई ने, कतर ने, ओआईसी ने उस एक्ट की, जो एक्ट ऑफ वार था जिन्होंने खिलाफ वर्जी की इंडिया ने, उनकी कंडमनेशन क्यों नहीं की? तो क्या किया, मतलब के सवाए इसके के जनाब नोबेल प्राइज मिल जाए। भाई नोबेल प्राइज जो है किसी चॉकलेट या आइसक्रीम का नाम है सर, जो मिल जाए। नोबेल प्राइज अगर मिलना होता साहब, वो ट्विटर पर हो रहा था और इमरान खान ने उस पर ट्वीट किया था कि नोबेल प्राइज उन्हें नहीं चाहिए, जो खत्ते के अमन के लिए काम करेगा नोबेल प्राइज उसे देना चाहिए। बहरहाल हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं सर, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी मुशाहिदुल्लाह साहब, क्योंकि गुफ्तगू किसी और ऊपर जा रही है। जी कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। मैं गुजारिश करूं, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कौमी असम्बली में नोबेल प्राइज इमरान खान को दिलाने के लिए, तहरीक चलाने के लिए बाकायदा तहरीक इल्तवा जमा कराई है। लेकिन सर इमरान खान की बात कर रहे हैं, आपको ये नहीं चाहिए सर, इमरान खान को तो नहीं चाहिए था ना, आप डायरेक्टली नहीं, तो फिर उस वजीर को तो निकाल देते ना भाई, उस वजीर को तो फिर उसके भाई बात यह है कि ऑफिशियली तो उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जमा कराई ना, उनके कहने ना कहने से क्या था, वो तो यू टर्न मास्टर है, वो तो यू टर्न ले लेते हैं, एक बात कहते हैं अगले दिन उन्हें याद ही नहीं होती पिछले दिन क्या बात की। लेकिन जो सरकारी बात है, जो ऑफिशियल बात है, वो करारदाद है जो कौमी असम्बली में जमा हुई। और अगर आपने देना ही है नोबेल प्राइज तो उन लोग कायदे आजम से शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एटम बम के धमाके किए थे और आज आप लोगों की आंखों में आंखें डालने की आप में हिम्मत है। वो कौन शख्स था? वो शख्स था ना जो इस वक्त जेल में है, और इन लोगों ने डाला हुआ है उसे जेल में। मुशाहिदुल्लाह साहब, बार बार हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि हम नहीं, ये अदालती मामलात हैं और ये हुकूमत के इक़्तिदार में आने से पहले से ये मामला चल रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब, बहरहाल सर जिस टॉपिक पे मैं बात करेंगे उस पर हम आ जाते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं जी मुशाहिदुल्लाह साहब, क्योंकि ये डिबेट बढ़ रही है, ये गुफ्तगू बढ़ रही है, हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं मैं उस पर आपका जवाब चाहूंगी। सर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हुकूमत को राह रास्त पर लाने नहीं, लेकिन देखे ना आप ऐसा ना करें ना, फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए था ना। ये बात लोगों ने सुन ली है
कि जी ये अदालतें कर रही है, तो मुझे इसका जवाब तो देने देना। आपने ये बात कही, अब मुझ पर पाबंदी लगा दी है कि मैं इसका जवाब ना दूं, ये तो कोई बात नहीं। आपको ये बात करनी नहीं चाहिए। देखिए चीज ये है, ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है। किस सुप्रीम कोर्ट ने? जिसका चीफ जस्टिस जो है पीटीआई का कारकुन बना हुआ था, जिसको लंदन में पीटीआई ने रिसीव किया है, जिसने लंदन में पीटीआई के ओहदेदारों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसने शेख रशीद की जाके कंपेन की है, उस शख्स ने नवाज शरीफ को जब देखा कि पनामा में 1.5 साल तक बदनाम करने के बावजूद केस नहीं बन रहा, तो फिर अकामे में सजा दी। उसने जीआईटी बनवाई, उसने जीआईटी के ऊपर एक जज को रखा। तो असल बात तो यह है, वो कौन सी सुप्रीम कोर्ट थी जिसका चीफ जस्टिस जो, लेकिन इसके बावजूद हमारी हिम्मत देखें कि हमने उस पीटीआई का वर्कर जो कि चीफ जस्टिस बना हुआ था, उसके भी फैसले को इसलिए माना कि हम अदारों का एहतराम करते हैं और आज तक कर रहे हैं जी। तो अभी आपका सवाल ये है। ठीक है, मुशाहिदुल्ला खान साहब आप साथ मौजूद थे और हम बात इस टॉपिक पे कर रहे हैं कि छोटी जमातों को आखिर इग्नोर क्यों किया जा रहा है, या फिर उनसे बात क्यों नहीं की जा रही है। हुकूमत की ऑपोजिशन की सफ़ों में इस वक्त इतनी खामोशी क्यों है। लेकिन टॉपिक ही बिल्कुल चेंज हो गया, आप किसी और रुख पर बात करना शुरू हो गए। खालिद अजीम साहब भी इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, क्या बड़ी ऑपोजिशन जमातों की कमजोरियाँ ऑपोजिशन को कमज़ोर कर रही हैं सर? देखें जी, ये मौक़िफ़ जो है वो आपने मौलाना अताउर रहमान का जो इंटरव्यू है उससे अखज़ किया है जी। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं उनमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद कोई काबिल ज़िक्र जमात अगर है तो MMA है। बाकी छोटी कुछ 1-2 जमातों की 1-1, 2-2 सीटें हैं, इसके अलावा और कोई सीटें नहीं हैं। लिहाजा अगर ये कहा जाए और फिर अगर सेनेट में देखा जाए तो उनकी तादाद ज़्यादा है और यकीनी तौर पे वो पार्टीज़ जो कि अपोजिशन के साथ अलाइड पहले थीं वो मौजूद हैं। उसमें चाहे महमूद अचकज़ई की पार्टी हो, चाहे हासिल बज़ंजो साहब की नेशनल पार्टी हो, चाहे वो ANP है, वो सारे के सारे उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। अलबत्ता मौलाना अताउर रहमान जो है उनका जो शिकवा है उसका असल में माखज़ यहाँ से बनता है कि शुरू से ही MMA कह लें या ख़ास तौर पे JUI कह लें, क्योंकि जमात इस्लामी के एक रुकन है वो आम तौर पे उनका किबला मुख्तलिफ होता है। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जो है वो बिल्कुल अपनी एक डिफरेंट लाइन लेते हैं। उनका मौक़िफ़ ये था मौलाना फजलुर रहमान का कि हमें इस असम्बली में बैठना ही नहीं चाहिए, या फिर अगर हम बैठ रहे हैं तो फिर हमें हुकूमत साजी की तरफ जाना चाहिए और लोगों को वो अरकान जो हैं वो तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसमें एक तो मामला ये है कि आज की तमाम तर कुर्बत के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उसके दरमियान फासले हमेशा मौजूद रहे हैं और बहुत वाज़े फ़र्क आपको दिखाई दिया होगा कि उन्होंने स्पीकर के ओहदेदार के लिए पीपल्स पार्टी ने अपने लिए वोट तो ले लिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून जब वज़ीर आज़म का कैंडिडेट लाई या उसके बाद जब सदारती कैंडिडेट आया तो उस मरहले पे उन्होंने अपनी एक अलग पॉलिसी अपनाई। और ये मामला आज का नहीं है, ये मामला मियां नवाज शरीफ साहब के पहले दौर का, जबकि इनके दरमियान एक इत्तफाक़ राय होने जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से। तो उस वक्त से भी बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने इफ्तिखार गिलानी साहब को पहले मुज़ाकरात के लिए भेज दिया, लेकिन उसके बाद वो बैकआउट कर गई। और इसी तरह से कुछ और ऐसे मामलात भी हैं जिसमें मियां साहब के ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात ऐसे आते हैं कि वो साथ। तो ये मैं समझता हूँ कि एक तो इनकी यकजहती नहीं थी, दूसरा इनके नंबर्स वाकई पूरे होने की कोई तवक्को नहीं थी। चाहे उसके लिए कोई नादीदा कुव्वतों को इल्ज़ाम दे लें या जिसको भी दे दें, वो हो नहीं सकता था। वो ही माइंड सेट जो है उसी को लेके मौलाना अताउर रहमान आज ये शिकवा कर रहे हैं कि बड़ी पार्टियां जो है अपनी कमजोरी की वजह से हमारे साथ खुल के सामने नहीं आ रही। और खालिद साहब कुछ मिसालें आपने इलेक्शन के फौरन बात की थी और फिर अभी भी जो बज़ाहिर इत्तेहाद होता हुआ दिखाई दे रहा है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, इनकी जो मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो बहुत सारे पीपल्स पार्टी के ऐसे सीनियर सियासतदान हैं जो इस चीज़ पर एतराज़ कर रहे हैं, जो इस मुलाकात से खुश नहीं है, जो बाकायदा बिलावल भुट्टो को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि उन्होंने तो ये बहुत बड़ा काम किया, वरना इससे पहले नवाज शरीफ साहब या उनकी जमात पीपल्स पार्टी के लिए या उनके दीगर अराकीन के लिए क्या बातें करती रही है। लेकिन अगर बात हम छोटी अपोजिशन जमातों की करते हैं तो उनके शिकवे बढ़ रहे हैं। एक जानिब ये दो बड़ी जमातों का इत्तेहाद आप देखिए, दूसरी जानिब छोटी जमातों के शिकवे बढ़ रहे हैं। आपको बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ऑपोजिशन का इत्तेहाद मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पहले बड़ी जमातों की वजह से खटाई में पड़ता रहा और अब छोटी जमातें शिकवे पर आ गई हैं।
लेकिन जी मैं ये समझता हूँ JUI या MMA तो इस वक्त इस पोजीशन में है कि अगर कोई भी इत्तेहाद बनता है PTI की हुकूमत के खिलाफ तो वो तो फौरी तौर पे उसको सपोर्ट देंगे, लेकिन जो हकीकत हाल थी वो थोड़ी सी बयान की है मौलाना अताउर रहमान ने, और वो ये है कि ये कुर्बतों के इशारे जो ये यकीनन दिए जा रहे हैं और ये मैसेजेस यकीनन हैं, लेकिन बहुत कम इस बात का इम्कान है कि ये दोनों जमातें जो हैं वो कहीं कोई इकट्ठा होकर किसी तरफ चल सकें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसा डॉक्यूमेंट साइन करने के बावजूद ये जमातें जो हैं वो उसका कुछ अज्जा उसके जो हैं उन पे तो अमल हुआ है, लेकिन मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर अमल दरामद कहीं हमें दिखाई नहीं दिया। और बहुत बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका मेन मुतालबा था कि अदलिया को बहाल किया जाए उसकी सारी सूरत हाल में, तो उनको सबसे बड़ी जो मुज़ाहमत है उसका सामना अपने एलाई यानी वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उनके एलाई थे पीपल्स पार्टी उनकी जानिब से हुआ, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली उनको लॉन्ग मार्च 2 करने पड़े और उसके बाद जाके ये सूरत हाल जो है वो बैलेंस हो सकी। तो इसमें ये मैं समझता हूँ कि सबके अपने अपने मफादात और अपने अपने मसाइल हैं, उनके पेश नज़र ये तवक्को कम दिखाई दे रही है कि ये कोई जो मैसेजेस इस वक्त दे रहे हैं, जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कोई देर पा होगा। इसको बिखरते हुए मुझे तो कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती कि ये किसी मरहले पे भी इनको कोई ठेस पहुंच सकती है। अलबत्ता जो मौलाना अताउर रहमान की बात थी वो उनकी उस ख्वाहिश का मजर था जिसके तहत वो चाह रहे थे कि PTI के खिलाफ सारी जमातें इकट्ठी। जी हाँ, जी खालिद साहब, अब आपने हुकूमत की बात छेड़ दी है तो हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ते जारी हैं। सर, आज ही वजीर आजम से मुस्लिम लीग काफ के वफ्द ने मुलाकात किया है, इन हालात में ये मुलाकात कितनी अहम देख रहे हैं आप? जी यकीनी तौर पे कुछ ऐसे आसार दिखाई दे रहे थे, कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद पंजाब के अंदर जो एक बेचैनी की और ख़ास तौर पे उसके जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं उनकी कारकर्दगी के पेश नज़र बहुत से लोगों में बड़ी बेचैनी बढ़ रही थी, और उसमें चूंकि PTI के अपनी सफ़ों के अंदर भी कुछ लोग जो हैं वो उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनके हवाले से यही कहा जा रहा है कि मास हुआ है इसके कि उनके सर पे वज़ीर आज़म इमरान खान का हाथ है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि खुद हर हफ्ते आके इमरान खान जो हैं वो उनको डायरेक्शंस देना पड़ती हैं और जो गवर्नेंस के मामलात हैं वो उनको चलाना पड़ते हैं। तो इस तरह से एक कैफियत ऐसी पैदा हुई हुई थी कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद PTI के अपने अंदर ये सारे मामलात हैं। अब उसका जो बेनिफिशरी किसी तरह से कोई हो सकता है, या इस वक्त ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर जो है वो मुस्लिम लीग काफ के हाथ में है और वो उस अपनी पोजीशन को प्रॉपरली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इससे पहले जो वज़रा की बात चली थी सूबा पंजाब में भी उनको एक ज़्यादा इजाफी वजारत का मामला उनका था जो बड़ी हद तक उनका मान लिया गया, और इसी तरह से अब विफाक में भी वो इस माहौल से फ़ायदा उठा के, क्योंकि पंजाब की जो हुकूमत है वो हकीकतन उनके वोटों पे खड़ी है या कुछ आज़ाद लोग जो हैं उनकी वजह से वहाँ पे मौजूद है, तो इस पोजीशन को एक्सप्लॉइट करने की पोजीशन में वो हैं और इसका वो फायदा पूरी तरह से उठा रहे हैं। और ये बात हमें ज़हन में रहनी चाहिए कि चूंकि मुस्लिम लीग नून ही मेन अपोजिशन पार्टी है और मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्लिम लीग काफ का एक बहुत खासा मुहाज़राई का मामला है, लिहाजा मुस्लिम लीग नून को आने से रोकने के लिए वो कोई भी मामला कर सकते हैं PTI के साथ, और जब PTI उनकी ख्वाहिशात भी पूरी कर रही हो तो लेकिन अब जबकि मुलाकात हो गई है तो अब शायद मामलात मुख्तलिफ हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं हुकूमत के लिए पंजाब में खास तौर पर। तो यहाँ पर तो हमें हुकूमती इत्तेहाद तो शायद मुतमईन दिखाई दे रहा है, लेकिन अपोजिशन परेशान है क्योंकि अब जब बड़ी जमात से कुछ राब्ता बहाल हुआ है तो उसके बाद छोटी जमातें शिकवे शिकायतें करते हुए दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब, आपके साथ मौजूद थे। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ूंगी और बात करूंगी बहरिया टाउन केस की, जिस पर सबकी नज़र है। बहरिया टाउन कराची, रावलपिंडी और मरी में ज़ेरे कब्जा ज़मीन का मामला हल करने के लिए सरगर्म है। तीनों शहरों में इराज़ी के बदले सुप्रीम कोर्ट को 485 अरब रुपए की ये नई पेशकश है जो कि की गई है। बहरिया टाउन ने नई पेशकश में रकम की अदायगी की मुद्दत में 1 साल की कमी की है। 485 अरब 8 सालों में अदा किए जाएंगे। अदालत में जमा करवाई गई तहरीरी पेशकश में यह भी बताया है कि कराची सुपर हाईवे मंसूबे के लिए 440 अरब जो अराजी है उसके लिए 22 अरब और मरी मंसूबे के लिए 23 अरब रुपए दिए जाएंगे। अब पेशकश की मंजूरी में पहली किस्त 20 अरब रुपए की होगी। 5 सालों में माहाना 2 अरब अदा किए जाएंगे। बाकी 3 सालों में 8 अरब 33 करोड़ की माहाना किस्त दी जाएगी।
बहरिया टाउन के मुताबिक 4 अरब 70 करोड़ सिंध हुकूमत को अदा कर चुके हैं, जबकि 10 अरब 75 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के पास पहले ही जमा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहले दी गई तमाम पेशकश मुस्तरद की जा चुकी हैं। ये केस जिस पर सबकी नज़रें हैं, अवाम और रियल इस्टेट के कारोबार के हवाले से ये कितना अहम है, इसके क्या असरात हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए रियल इस्टेट राजा मजहर साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, बहरिया टाउन ने राजी के बदले सुप्रीम कोर्ट को 485 अरब रुपए की नई पेशकश की है। ये मामला हल हुआ या ना हुआ, दोनों सूरतों में रियल इस्टेट पर इसके क्या असरात होंगे? इसमें ये देखें तमाम तकरीबन स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका जो है इस पर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो उसकी वजह से ये कि जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं होगा तो जितनी भी लोगों की इन्वेस्टमेंट जो रियल इस्टेट में हुई है, मेरा ख्याल में कि वो स्टेक पे रहेगी। और इस मामले को मेरा ख्याल में कि जल्द से जल्द हल होना चाहिए, ताकि लोगों में जो एक बेचैनी की कैफियत है और लोग जो बेचैन है कि उन्होंने अपने घरों का पोजीशन लेना था, अपार्टमेंट्स का पोजीशन लेना था, प्लॉट्स का लेना था, तो वो अब किसी भी जगह पोजीशन नहीं ले पा रहे और इवन के ट्रांसफ़र भी बंद हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में इसको फिल फोर होना चाहिए और कोर्ट को भी जो है ना वो ऑर्डर दे के कोई ना कोई इसको हल निकालना चाहिए, ताकि जो है ना विन विन सिचुएशन पे ये जो मामला हल हो, ताकि जो लोगों में बेचैनी है और लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। तो मेरा ख्याल में कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस मामलात को दोनों फ्रीकैन की जानिब से, मतलब मस्जिद अदालत की तरफ से भी और इन पार्टीज़ की तरफ से भी, बहरिया टाउन की तरफ से भी, इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए जल्द अज जल्द। ठीक है सर, ये जल्द अज जल्द रिजॉल्व होगा तो वो जो एक टेंशन किसी सूरत हाल है, एक आवाम में बेचैनी किसी सूरत हाल है, उस पर यकीनन फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हम जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि अगर ये मसला किसी भी तरफ हल होता है, रियल इस्टेट पर इसके असरात क्या मरतब होंगे, क्या असरात पड़ेंगे? बिल्कुल, रियल इस्टेट पे इसके अच्छे असरात पड़ेंगे अगर ये रिजॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। तो यानी कि लोगों को जो है ना कब्जा मिल जाता है, लोगों की इंस्टॉलमेंट्स शुरू हो जाती हैं, तो फिर तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डेडलॉक आ गया और हुकूमत की तरफ से किसी ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया गया, तो उस सूरत में ये होगा कि लोगों की जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है और लोगों जो इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाएगी, और दूसरा ये होगा कि लोगों में बेचैनी फैलेगी और उससे ये होगा कि पूरे होल पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि रियल इस्टेट में जो मेन फैक्टर है वो इस वक्त बहरिया का है। वो कराची भी ले लें तब भी, लाहौर ले लें तब भी, इस्लामाबाद लें, पिंडी लें, ये सारे जो सेक्टर्स हैं इनमें लोगों की एक अच्छी खासी जो है इन्वेस्टमेंट हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ तो मेरा ख्याल में कि पूरे पाकिस्तान में रियल इस्टेट जो इंडस्ट्री है वो तबाही के दाने पे खड़ी हो जाएगी। क्योंकि लोगों को एक बेचैनी की कैफियत में लोग चले जाएंगे कि लोगों ने इतने पैसे इतने सालों से, यानी कि 20 साल से ये बहरिया टाउन चल रहा है और 20 साल से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस मुल्क में अगर इस तरह की बेचैनी पैदा हो जाएगी कि लोगों की अरबों रुपए की, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 5000 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है अप्रॉक्स तकरीबन। तो मकसद है कि इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो लोगों ने लगाई हुई है और उसका जो इस वक्त जो है ना लीगल स्टेटस जो है वो कुछ भी नहीं है, यहाँ में ना नाम है। तो ये लोगों को में काफ़ी बेचैनी है। और खास 16,000 एकड़ ज़मीन है ये और 4 करोड़ पर एकड़ की तो फैसल अरब के दौर में 2016 में इस पर बात हो चुकी है। सर, एक और सवाल भी लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है, ये या तो ये मामला हल ना हुआ और अगर ये मामला हल हो जाता है तो जो फाइल की कीमत है या अपार्टमेंट की कीमत है या ज़मीन की कीमत है वो बढ़ेगी, कम होगी, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, अगर क्या ये लगता है आपको? हाँ, मैं इसमें ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 40 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये आप ये समझ लें कि ये जितनी भी वैल्यू है इस वक्त जो हम इसको स्टैंड ले रहे हैं कि ये इतनी वैल्यू है, ये वैल्यू बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि 50% भी हो सकती है और 25% भी हो सकती है। और यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी पहले भी ऐसा ही होता है कि बाज़ जगह जब चीज़ें होती हैं तो वो माइनस में चली जाती हैं, जो कीमत ख़रीद होती है उससे भी नीचे चली जाती हैं। तो मेरा ख्याल में कि अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली ये मार्केट जो है वो बहरिया टाउन की माइनस में चली जाएगी। माइनस में चली जाएगी। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे और करूंगी क्योंकि हम दोनों रुख पर बात कर रहे हैं, हल होता है या नहीं होता, तो अगर ये हम इसका दूसरा रुख देखते हैं तो फिर आप क्या समझते हैं अलाटीज़ को सर कौन ओन कर सकता है, उनका नुकसान कौन पूरा कर सकता है? देखें, डेफिनेटली फिर जो मस्जिद अदालत है हमारी पाकिस्तान की, जो वही इसको टेक ओवर करेगी, वही अपना मतलब है कमिश्नर या सॉलिसिटर जो भी अपॉइंट करेंगे और जो भी करेंगे, जैसे कि पहले ऑलरेडी हो रहा है कि पैसे जो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डाले जाएं, तो वो सारी चीज़ें ज़ाहिर है डेफिनेटली फिर वो अपना नुमाइंदा अपॉइंट करेंगे हर जगह और वो इसको टेक ओवर करेगा, तो फिर ही मामला हल होगा। अदरवाइज तो लोगों में बेचैनी रहेगी, क्योंकि लोगों को देखें जिन्होंने 4-4 साल से 5-5 साल से जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं
और जो इसमें ये मैं बताऊं कि तकरीबन लोग 100% इंस्टॉलमेंट्स पे कर चुके हैं और उसके बावजूद कई लोगों को अभी तक कब्जा नहीं मिला। जब वो कब्जा नहीं मिला तो वो बिल्कुल इस वक्त तैयार बैठे हुए थे कि किसी लम्हे भी इनको कब्जा मिलेगा, क्योंकि टाइम ओवर हो गया था। 4 साल का टाइम था और तकरीबन 6 साल तमाम लोग इंतजार में हैं और खास तौर पे कल के इंतजार में है कि कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फैसला आता है। उसके लिए थोड़ी सी बेचैनी और बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कल का फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। अगले टॉपिक पर बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया मजहर साहब आने के लिए। आ जाओ, आओ उतार उतार। हाँ हाँ बदतमीजी का ये हाँ तो मेरे साथ कर रहे हैं, ये सब लाल कर रहा है। उनके पास गए तो उसके हाथ में मोबाइल था, बोला मैं तुम लोग को बताता हूँ तुम लोग ये क्यों आए वो क्यों आए। बड़ा मसला थोड़ी था, मैं किसी के साथ पैसे नहीं लिए किसी को। लेडीज के साथ में गया तो उसको पकड़ा हुआ था इस चाचा को यहाँ से, लेकिन मैंने दोनों को छुड़ाया। मैं भी आ जाओ, आओ उतार उतार। हाँ हाँ बदतमीजी का तो पुलिस एहलकार साहब जो बात कर रहे थे, क्या ऐसा तस्वुर किया जा सकता है कि किसी पुलिस एहलकार का कॉलर कोई शहरी पकड़ ले? अक्टूबर 2018, ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब कराची के अवामी मकामात पर शहरियों को तंग करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया था। शादीशुदा जोड़ों से निकाहनामे मांगने वाले पुलिस एहलकारों के गिर्द कानून का घेरा तंग किया गया था। वजह यही थी, शहरियों की जानिब से शिकायतें बढ़ रही थी, पुलिस जगह जगह जोड़ों को तंग करती हुई दिखाई देती थी, पैसों का तकाजा किया जाता था, तू मैं किया जाता था और शहरी रकम देकर बेचारे अपनी जान छुड़ाते थे और अपनी इज्जत बचाते थे। लेकिन अब हुकूमत बदली है, नई हुकूमत पुलिस को गैर सियासी करने के साथ साथ शोबे में इस्लाहात लाने की ख्वाहिशमंद है। करप्ट पुलिस से जान छुड़ाना ज़रूरी है। इसी तरह रिश्वतखोर पुलिस एहलकारों को महकमे से इन काली भेड़ों को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस की गुंडागर्दी सिर्फ एक सूबे तक महदूद नहीं है। चाहे सिंध हो, पंजाब हो, कुछ कहीं के भी एहलकार हों, ये अपनी वर्दियों से बाहर आ रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए, कराची के साहिल समंदर पर तफरी की गर्ज से आया शादीशुदा जोड़ा, पुलिस एहलकारों ने न सिर्फ इन्हें हरासा किया, परेशान किया, बल्कि असलहे के जोर पर डराया धमकाया। बदसलूकी बर्दाश्त करने वाला शहरी इन तमाम मनाजिर की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि अपने बारे में कुछ बता तो सके, ताकि अपना मुकदमा तो लड़ सके, जिस पर अवाम के महाफिजों को और मजीद तैश आया। इंसानियत को इन्होंने बालाए ताक रखा, ख़वातीन के एहतराम को बिल्कुल परे रखा। पुलिस एहलकारों ने बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद बर्दाश्त करने वाला शख्स मुसलसल वीडियो बनाता रहा और पुलिस वाला मुसलसल गुर्राता रहा। जब किसी सूरत आपकी गुंडागर्दी ना रुकी तो गन लोड कर ली। पुलिस वाले शहरियों की जानो माल के मुहाफिज हैं या गुंडे? तो ऐसे करते हैं आप जाली मुकाबले? कैसे करें अवाम आप पर भरोसा जनाब, जब आप 100-200 रुपए के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुलिस एहलकार खातून के साथ इंतहाई नामुनासिब अंदाज में उलझ रहे हैं, जो इस वीडियो में आपको साथ साथ मैं दिखा रही हूँ। वाकया सामने आने के बाद तो एक्शन ले लिया गया, तीनों एहलकारों को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। यूं मालूम होता है, ऐसा महसूस होता है कि शहर में जान के साथ साथ शहरियों की इज्जत भी महफूज हाथों में नहीं है। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर यह भी है कि मुहाफिज की वर्दी में आवाम के साथ मुख्तलिफ वजूहात को बुनियाद बनाकर उलझने वाले पुलिस एहलकार खुद किसी कानून के दायरे कार में आते भी हैं या नहीं आते? घूमने फिरने वाली आवाम को अपनी शनाख्त के साथ साथ अपने साथ आने वाले से उसका रिश्ता क्या है, क्या घर से सबूत लेकर निकलना होगा? क्या शहरियों की इज्जत, ख़वातीन के तक़द्दुस को नुकसान पहुँचाने वाले इन अफसरान को किसी का डर नहीं है? कराची पुलिस चीफ मेरे साथ होंगे जिनसे मैं इस चीज़ पर बात करूंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने अभी हवाला दिया 2018 में जब ये बात हुई कि अवामी मकामात पर पुलिस वाले जोड़ों को परेशान नहीं करेंगे, उनसे रिश्वत नहीं मांगेंगे या उनसे निकाहनामे नहीं मानेंगे, तो उस पर अमल दरामद अब तक क्यों नहीं हुआ? अगर उस पर अमल दरामद हो रहा होता तो शायद ये वाक़या, ये अफसोसनाक वाक़या जो हमने देखा, वो शायद हमारी आंखें ना देखती। कि मसला क्या है? एक तो पुलिस में मौजूद काली भेड़ें, फिर दूसरा ये कि पुलिस वाले अपने ही बनाए हुए उसूलों पर या फिर कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं करते हैं? कौन सी ऐसी शय है कि जिस पर ये काली भेड़ें, ये पुलिस एहलकार इतना ज़्यादा उछलते हैं? देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा और ऐसी कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी इनके खिलाफ, ताकि दोबारा ऐसे वाक़यात ना देखें।
कि थाना कल्चर, ये पुलिस वाले जो सड़कों पर आम आवाम के साथ करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे 2-3 पुलिस एहलकारों को पकड़कर जेल में बंद कर देने से, नौकरी से फारिग कर देने से क्या ये मसला हल हो जाएगा? या फिर वो कवानीन जो पुलिस एहलकारों के लिए बनाए हुए हैं या जो उनको बताया हुआ है या जो उनकी ड्यूटी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आवाम के मुहाफिज हैं, उस पर आखिरकार पुलिस वाले अमल दरामद करना कब शुरू करेंगे? आवाम पुलिस पर भरोसा नहीं करती है। अगर कोई चोर, लुटेरा, कोई डाकू होता है, वो पुलिस वालों की आंखों के नीचे से, उनकी नाक के नीचे से कार्रवाई करके निकल जाता है, गुजर जाता है, लेकिन जो आम आवाम तफरी के लिए, अपने दिन को गुजारने के लिए अगर सड़क पर, अगर साहिल समंदर पर, अगर कहीं पर मौजूद है, या तो पुलिस वाले उनसे तंग करेंगे, उन्हें तंग करेंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ पैसे पकड़ लिए जाएं, जैसे कि ये आपका हक हो। 100-200 रुपए के लिए आप लोगों को परेशान करना कब छोड़ेंगे? कब पुलिस के महकमे में बेहतरी आएगी और कब ऐसा होगा कि अवाम पुलिस पर भरोसा करना शुरू करें? इंतहाई अफसोसनाक वीडियो सामने आई है, और जब ये वीडियो सामने आ गई है उसके बाद ये पुलिस एहलकार, इनका मौक़िफ़, वो जो बात कर रहे थे उन्हें खुद सोचना चाहिए था कि वो क्या बात कर रहे थे। जिस तरह से पुलिस इस माशरे में, हमारे मुल्क में जिस तरह से गुंडागर्दी करती है, क्या मैं और आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई भी आम आवाम, आम शहरी पुलिस का कॉलर पकड़ सके? और वो जनाब कह रहे हैं कि पुलिस वाले का कॉलर था जिसने कॉलर छुड़वाया और उसके बाद गन लोड करनी पड़ गई। देखें जरा ये। तो अगले टॉपिक की जानिब मैं बढ़ रही हूँ, लेकिन इससे पहले जो मैं पुलिस एहलकारों के हवाले से बात कर रही थी, उस पर हम चाह रहे थे कि हमारे साथ DIG होते या फिर पुलिस महकमे से कोई बड़ा अफसर होता जो इस पर बात कर लेता, लेकिन मुसलसल कॉल्स करने के बावजूद, मुसलसल कोशिश करने के बावजूद शायद कोई इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, या फिर यूँ कह लीजिए कि शायद पुलिस के महकमे में कोई बेहतरी नहीं चाहता। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ूंगी। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक दूसरे के खिलाफ बयानात और इख्तिलाफात किसी से ढके छुपे नहीं होते। पंजाब असम्बली का हाल कई बार इस जारहाना रवैये की दास्तान खुद बयान कर चुका है, लेकिन अवामी मसाइल पर एक ना होने वाले अचानक एक इशू पर एक साथ दिखाई दिए, मुत्तहद दिखाई दिए। यूँ कह लीजिए कि शीरो शकर हो गए। गलत नहीं होगा ये कहना बिल्कुल। महंगाई के शिकवे खुद अरकान की ज़बान पर भी आ गए हैं। अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए यकज़बान हुए हैं। तनख्वाह 83,000 रुपये के बजाय तकरीबन 2 लाख रुपए माहाना करने का बिल असेंबली में पेश किया गया है। पहले इस पर रिपोर्ट देखें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। अवाम को महंगाई से निजात तो ना दिला सके, अपना बचाव ही कर लें। अवामी इशूज पर ऐवान में लड़ने वाले अपनी माली मफाद के लिए एक हो गए। अपोजिशन अरकान हो या हुकूमती बेंचेस पर बैठने वाले अरकान, तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सब हो गए यकज़बान। पंजाब असेंबली में पेश किए गए बिल के मुताबिक अरकान की बुनियादी तनख्वाह 18,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी जाएगी। इसके अलावा डेली और यूटिलिटी अलाउंसेस शामिल कर लें तो अरकान असेंबली तकरीबन 2 लाख रुपए माहाना तक तनख्वाह वसूल करेंगे। अगर तनख्वाहें बढ़ रही हैं तो उसकी वजूहात भी हैं और काफ़ी व्यू भी। ये अच्छा इक़दाम है अपोजिशन और हुकूमती दोनों बेंचेस के लिए, ताकि ये अपने जो रूटीन के अखराजात हैं वो कर सकें। अरकान पंजाब असेंबली का कहना है कि महंगाई के इस दौर में सियासत करना भी आसान नहीं रहा। आप ये समझ लें कि फुल टाइम जॉब वो अपना फुल टाइम दे रहा है इस मुल्क और कौम के लिए, और उसके दूसरे काम खत्म हो जाते हैं जब मतलब पॉलिटिक्स में या अवामी खिदमत के लिए आता है। पंजाब असेंबली के अरकान इस वक्त तनख्वाह और मराद की मद में 80,000 रुपए माहाना वसूल करते हैं। तो 83,000 से जनाब कोई 10-20% की बात नहीं हुई, ये तो 100% से भी ज़्यादा की बात हुई है। सीधा 2 लाख, यानी तनख्वाह और मराद की मद में पूरे 1,17,000 रुपए का इजाफा। अवामी नुमाइंदों के इस इक़दाम पर अवाम की भी तो राय जाननी चाहिए। देखिए, हमारे हालात इस तरह से हैं कि हम बिज़नेस को रो रहे हैं और काम कुछ नहीं है। सैलरी जब इनकी बढ़ती हैं
तो इनको कोई इशू ही नहीं होता, सब एक पेज पे बैठे हुए हैं। इन्हें अपनी फिक्र है, गरीब लोगों की तो कोई फिक्र ही नहीं है। अपने गले भर रहे हैं, सब कुछ अपना करें, जो गरीब लोग बेचारे वो कहाँ जाएं, गरीब पिस रहा है। ये सरासर नाइंसाफी है। इनको चाहिए कि इनकी तनख्वाहें वैसी ही रहें और ये गरीबों का सोचें, खुदारा हमारे हाल पर रहम करें। इनको देखना चाहिए, पहले गरीबों का सोचना चाहिए, उसके बाद ये अपना सोचना चाहिए। जो प्राइवेट है फिर उनका क्या कसूर है? अगर वो 80,000 से डायरेक्ट 2 लाख पे चले जाएंगे तो ये तो काफ़ी यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गया। हमारे मुल्क में एक निज़ाम बना हुआ है कि गरीब आदमी पीसेगा और अमीर आदमी सिर्फ खाएंगे। तो ये भी कोई नई बात नहीं है। इससे कुछ अर्सा पहले भी कुछ इसी तरह के मामला पंजाब असेंबली में ही हमने देखे थे कि जब अपनी मराद को लेकर और अपनी सैलरीज़ को लेकर तमाम अवामी नुमाइंदे, वो चाहे अपोजिशन से हों या फिर हुकूमत से हों, तमाम एक पेज पर आ गए थे। और जब अवामी राय जानने की कोशिश की गई है तो आवाम की जानिब से यकीनन यही मौक़िफ़ सामने आना है कि जब हमारे मसाइल पर ये तमाम सियासतदान या ये तमाम अवामी नुमाइंदे एक नहीं होते और अपने मसाइल पर यकज़बान हो जाते हैं। महंगाई आवाम के लिए पिछले कई सालों से इस मुल्क में अजाब बनी हुई है और अजाब की तरह ही आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन शायद ही इस पर बात तो की जाती है, लेकिन इसका हल कैसे निकलेगा, क्या होगा, इस पर कहीं यकजहती दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब अवामी नुमाइंदे अपने मसाइल के लिए रो रहे हैं, अपनी तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि 83,000 रुपये में काम नहीं हो सकता, 83,000 रुपये में सियासत नहीं हो सकती, या फिर यूँ कह लीजिए कि 83,000 रुपये में ऐवान में शोर शराबा गुलगपाड़ा नहीं हो सकता, कॉपियाँ नहीं फाड़ी जा सकती, उसके लिए हमें 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो काश, उम्मीद करते हैं कि सियासतदान फिर अवामी मसाइल पर भी इसी यकजहती का मुजाहरा करें, इसी तरह का मुजाहरा करें, क्योंकि अवाम इस वक्त महंगाई के मारों का जो अवाम है उनका दर्द इसी तरह से महसूस करने की ज़रूरत है। तनख्वाह अवाम के वोटों के दम पर ही मिलती है। कोशिश करें रुकने पंजाब असेंबली PTI की मोमिना वहीद साहिबा जो इस चीज़ का बिल लेकर आई हैं सामने, उनसे हम बात कर सकें कि आखिर वो यूनिटी कब दिखाई देगी, कब नज़र आएगी कि जो अभी इस वक्त आपके अपने मसले को लेकर या आपकी अपनी सैलरी को, तनख्वाह को लेकर तो नज़र आ रही है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक पेज पर हैं, लेकिन जब आवाम के हुकूक की बात आती है या फिर आवाम के रिलीफ की या फिर आवाम के मसाइल की बात आती है तो फिर आपस में दस्तो गिरेबा या फिर आपस में शोर शराबा, गुलगपाड़ा और लड़ाई झगड़े की फ़ज़ा क्यों बन जाती है। ब्रेक आते हैं, इस पर दोबारा मज़ीद बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक से पहले पंजाब असेंबली की बात कर रहे थे और अब जरा सिंध असेंबली की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब जब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने सवाल किया था कि बार बार आपकी जानिब से बॉयकॉट किया जाता है, बार बार एहतजाज किया जाता है, तो ये कब तक जारी रहेगा, कब अवामी मसाइल पर बात की जाएगी। तो उनकी जानिब से ये कहना था कि जब तक PAC का जो उनका मुतालबा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से जो वो मुसलसल बात करते रहते हैं, जब तक वो मुतालबा मंजूर नहीं होता, जब तक उस पर बात नहीं होती, जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होता, वो इस रिवायत को जारी रखेंगे, भले से जितना वक्त ज़ाया होता है या भले से अवामी मसाइल हल होते हैं या नहीं होते। आज फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि पप्पू, पप्पा, चाचू और फुप्पो इनकी इजारादारी नहीं चलने देंगे। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि अपोजिशन जमातें ऐवान का वक्त ज़ाया कर रही हैं, अगर आपने बॉयकॉट ही करना है तो फिर मराद भी ना लें। ये देखिए, सिंध हुकूमत और अपोजिशन जमातों का एक बार फिर टकराव। सिंध की अपोजिशन जमात है PTI, MQM और GTA सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करने बैठी। अपोजिशन लीडर कहते हैं इजलास का बायकॉट किया है, पप्पू, पप्पा, फुप्पी और चाचू की इजारादारी नहीं चलने देंगे। पापा की जायदाद समझा तो ये अपोजिशन इसको पापा की, फुप्पो की और पप्पू की जायदाद नहीं बनती। ख्वाजा इज़हार खुर्रम शेर जमान और GDA रुकन हसनैन मिर्जा हुकूमत पर खूब गर्जे। सिंध असेंबली इस वक्त हुकूमत की औताक बनी हुई, हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास कर रही है। हमारा मकसद, सबसे बड़ा जो मकसद है वो करप्शन का खात्मा है, जो कि इस ऐवान के अंदर बैठे हुए लोग कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अपोजिशन फजूल इशूज पर एहतजाज करती है, अगर बायकॉट किया है तो इनको मराद लेने का भी हक नहीं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपोजिशन के नादान दोस्त जो है बार बार डेस्क बजाकर फजूल इशूज के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों में दरार अब भी जारी है। MMA के रुकन अब्दुल रशीद और TLP के अरकान ने अपोजिशन जमातों के बायकॉट की हिमायत नहीं की, इजलास में शरीक हुए।
ऑपोजिशन अपने मुतालबे पे कायम है और ऑपोजिशन की जानिब से बारहा यही कहा जा रहा है कि जब तक मुतालबा पूरा नहीं होता है, जब तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाली बात पूरी नहीं होती है, तब तक ये बॉयकॉट चलता रहेगा। और आज फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बड़ा खुलकर इस बात का इजहार कर दिया है। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ऐवान का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, संजीदा मसाइल पर ऑपोजिशन की जानिब से तवज्जो नहीं दी जा रही है, या फिर तवज्जो देने का वक्त नहीं दिया जा रहा है शायद ऑपोजिशन की जानिब से। अब देखना पड़ेगा कि हुकूमत और ऑपोजिशन का, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह का एक मसला और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लेकर मसला हमने मरकज़ में भी देखा, लेकिन मरकज़ का मसला बड़ी मुश्किलों के बाद लेकिन हल हो गया। अब देखना ये होगा कि ऑपोजिशन और हुकूमत का सिंध में ये मसला कैसे हल होता है, या फिर किसी को इसमें सालिसी का किरदार अदा करना पड़ेगा। इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। मज़ीद इशू के लिए आपको कल का इंतज़ार पड़ेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फेसबुक और ट्विटर पर राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।